Welcome my CUET students. In this session we'll be taking up previous year questions from CUET PG 2021 and we'll be taking total 3 DI sets with 5 questions each. So total 15 questions रहेंगे and some of these questions are very good. So that is why you can, instead of watching the solutions directly, go to the Telegram group CAT-ZAT MBA और वहाँ से you can download the PDF, practice the sets yourself and then come back to watch the solutions. Okay? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. एंड आई बिलीव कि तुम पहले इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में फिर सेशन को देखोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. तो फर्स्ट सेट इज हैविंग अ टेबल बेस्ड सेट एंड द टेबल गिव्स द सेल्स ऑफ बैटरीज इन थाउजेंड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी ओवर द ईयर्स. The sales of batteries in thousands manufactured by a company over the years. First question है total sales of all the 7 years are the maximum for which battery? अब फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल 1992, 1993, 1994, 1995, 96, 97, 98 टोटल 7 ईयर्स का डेटा है हर एक बैटरी का. उसको समअप करना पड़ेगा. समअप करके हमें वैल्यूज देखनी पड़ेंगे और फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन से ईयर के लिए होगी. वैल्यूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस तो है 75, 90, 96, 105, 90, 105, 115. तो वैल्यूज़ को देख के आप डायरेक्टली एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम होगा. इफ़ आई हैड टू प्रेडिक्ट तो आई वुड प्रेडिक्ट कि 32 AH वाला वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है 114, 102, 75, 150, 135, 165 एंड 160. सो दिस इज काइंड ऑफ मैक्सिमम. ये मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है. ठीक है, तो गिवन वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे ये लग रहा है सेकंड नंबर पे अपना लग रहा है 55 AH का. ये सेकंड शायद इसका हाईएस्ट होगा. बट जब तक पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे एग्जैक्टली नहीं कह सकते. ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो जब भी कभी कोई DI सेट कर रहे हो तो सबसे पहले कोशिश करो कि जो सबसे ईजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले फटाफट करो. तो पहले आगे वाले सेट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा ईजी है. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ 35 AH बैटरीज सोल्ड इन 1993 एंड 1997. नाउ दिस इज डायरेक्ट टेबल बेस्ड सेट. ये तो स्ट्रेट अवे हो जाएगा. 1993 का डेटा 35 AH का और 1997 का. 1993 में वैल्यू है 84 और 1997 में है 45. 84 माइनस 45 विल बी द आंसर. कितना आ जाएगा? 84 माइनस 44 हुआ 40 प्लस 1 39. ठीक है, 39. और ये वैल्यू 1000 में है, ये ध्यान रखना है साथ में. इसे सारी की सारी वैल्यूज हमारी थाउजेंड्स में है. अब यहाँ पे तो क्वेश्चन तो इजी था क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज 1000 में दी है. बट ऐसा जरूरी नहीं है. ऑप्शन में एग्जामिनर ऐसा कर सकता है कि ऑप्शन ए दे दे 39 और बी दे दे 39,000 या डी छुपा के दे दे 39,000 और बीच में कुछ और वैल्यूज हो. तो अपना आंसर है ऑप्शन डी. तो सेकंड क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था. क्वेश्चन नंबर 3, द परसेंटेज ऑफ 4 AH बैटरीज सोल्ड टू द टोटल नंबर ऑफ बैटरीज सोल्ड वाज मैक्सिमम इन विच ईयर. यानी कि 4 AH और टोटल का जो रेशियो है कौन से ईयर पे मैक्सिमम था. फॉर विच ईयर दिस इज मैक्सिमम 4 AH डिवाइडेड बाई टोटल. ऑप्शंस है 90, 94, 95, 96, 97. तो जो ऑप्शंस हैं हम उनके साथ ही स्टिक करेंगे, उन्हीं ईयर्स के लिए चेक करेंगे. 1994, 1995, 1996 एंड 1997. बेसिकली यहाँ पे हमें फ्रैक्शन कंपैरिजन करना है. इज दैट सो? फ्रैक्शन कंपैरिजन करना है. और फ्रैक्शन कंपैरिजन में मैंने एक सेशन बनाया है, अभी कल ही बनाया है. तो अगर उसको अब तक चेकआउट नहीं किया तो एक बार जरूर देख लेना. डेफिनेटली DI में बहुत बेनिफिशियल होगा और डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आए, बट DI में तो डेफिनेटली काम आएगा. तो वैल्यू आ रही है हमारी 4 AH की. वन सेकेंड, 96 डिवाइड बाई 525. दिस इज फॉर 1994. देन फॉर 1995 वैल्यू आ रही है 105 डिवाइड बाई 510. फॉर 1996 द वैल्यू इज 90 बाई 465. और 1997 में वैल्यू आ रही है 105 डिवाइडेड बाई 495. अब हमारा न्यूमरेटर तो दो केसेस में न्यूमरेटर सेम है. हमारा दो केसेस में न्यूमरेटर सेम है और वो कौन सा केस है? 1995 और 1997. तो अगर न्यूमरेटर हमारा सेम है तो वैल्यू कब बड़ी होगी? वैल्यू तब बड़ी होगी जबकि डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल हो, छोटा हो. दोनों में से जिस भी केस में डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा, परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू तब ज़्यादा आएगी. इज दैट सो? तो क्लियरली among 1995 and 1997, 1997 is slightly greater than 1995. तो 1995 तो आउट हो गया, रेस से बाहर हो गया. क्लियर? अगर हम 1994 और 1995 में ऑब्जर्व करें तो हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है 1995 में और डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है.
डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है और न्यूमरेटर के इंक्रीज करने की वजह से जब भी हमारे दो फ्रैक्शंस हैं, अगर a बाई बी और c बाई बी है और अगर c इज ग्रेटर देन a तो क्लियरली c बाई बी विल बी ग्रेटर देन a बाई बी। तो अगर न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है तो इसकी वजह से हमारा जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज करेगा, परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू इंक्रीज करेगी, रेशियो इंक्रीज करेगा। और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है तो भी हमारा फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। अगर दोनों के दोनों हमारे जो इफेक्ट हैं वो इंक्रीज करने वाले हैं तो क्लियरली पहली वाली वैल्यू छोटी होगी। 1994 जब 1995 से भी छोटा है, जो पहले ही आउट हो चुका है, तो ये तो आउट होना ही था। अब बचे 1996 और 1997, इन दोनों के बीच में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट वैल्यू है 90 बाई 465, सेकंड है 105 बाई 495। एक तरीका ये है, दोनों 5 के मल्टीपल है, दोनों 5 के मल्टीपल है, इजंट इट सो? इनफैक्ट 15 के मल्टीपल है, तो चाहो तो 15 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 15 से डिवाइड कर लो, आसान हो जाएगा काम अपना। 6 टाइम्स जाएगा और नीचे जाएगा ये 15 3 45 31, तो 6 बाई 31 आ गया। और सेकेंड वैल्यू अपनी कितनी आई? 7 टाइम्स जाएगा और डिनोमिनेटर में 30 ज़्यादा है टोटल, तो 33 आ जाएगा, 7 बाई 33। अब 6 बाई 31 और 7 बाई 33 में देखना है कौन सा वैल्यू हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो देखो कैसे करोगे, दो अप्रोच बताऊंगा। एक तो जो कन्वेंशनल अप्रोच है वैसे करेंगे, ठीक है, तो हमेशा करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चेक करने के लिए कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो 33 इंटू 6 आ जाएगा 198 और 31 इंटू 7 आ जाएगा, दैट इज 217। तो 198 इज डेफिनेटली लेस देन 217 एंड दैट इज वाई 1997 में वैल्यू हमारी ज़्यादा आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट मच क्लियर? कोई समस्या? ठीक है, एक और तरीका ऐसे सोच सकते हैं कि अगर तुम ऑब्जर्व करो 31 का 20%, ठीक है, 31 का 20% कितना होगा? 31 का 20% कितना होगा? दैट विल बी अराउंड 6.2, 6.2 होगा। तो दिस वैल्यू इज लेस देन 20%, स्लाइटली लेस देन 20%। और सेकंड वाले केस में 33 का 20% कितना है? 6.6 होगा। तो 7 बाई 33 है, यानी कि डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 20%। तो क्लियरली एक एस्टिमेशन अगर तुम परसेंटेज का लगाना सीख जाते हो तो कई बार उससे भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमेशा हर एक केस में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। अभी आगे एक डीआई सेट करेंगे जहां पे कि मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, एस्टिमेशन विल बी मोर एफिशिएंट। तो वैसा भी हम एक सेट करने वाले हैं, इसलिए ये मेथड भी समझ में आना चाहिए कि हम एस्टिमेशन से कि परसेंटेज टर्म्स में कितना है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना फर्क आ रहा है, एक और तरीका है उसको भी समझ लेते हैं, एक और तरीका है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? अब एक बार एक और मेथड है उसको भी देख लेते हैं जिससे कि हमें और बेटर कंपैरिजन में आइडिया लगे, बिकॉज ये बार बार हमको डीआई में करना पड़ेगा, स्पेशली आज तो जरूर करना पड़ेगा, और अगर ऐसा सेट एग्जाम में आए तो एग्जाम में भी करना ही पड़ेगा। देखो पहले आ रहा है फ्रैक्शन हमारा 90 डिवाइडेड बाई 465 और नेक्स्ट फ्रैक्शन है 105 डिवाइडेड बाई 495। अब एक बात बताओ, न्यूमरेटर जो हमारा है वो 90 से हो जा रहा है 105, यानी कि इंक्रीज कितना आ रहा है उसमें? 15 का इंक्रीज आ रहा है या 1/6 का इंक्रीज आ रहा है? 1/6 का इंक्रीज आ रहा है। अब अगर डिनोमिनेटर में भी इतना ही इंक्रीज हुआ, 1/6 का इंक्रीज हुआ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फ्रैक्शन इक्वल होंगे। अगर डिनोमिनेटर में भी रेशियो में 1/6 का ही इंक्रीज हुआ तब तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल होंगे। अगर डिनोमिनेटर में इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ तब सेकंड वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में इससे कम इंक्रीज हुआ तो पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, सॉरी, तो पहला वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज अगर कम हुआ है डिनोमिनेटर में जितना इंक्रीज होगा उसकी वजह से फ्रैक्शन छोटा होता है, और डिनोमिनेटर का इंक्रीज अगर कम है तो वैल्यू बढ़ेगी, अगर डिनोमिनेटर का इंक्रीज ज़्यादा है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो अगर डिनोमिनेटर में इंक्रीज ज़्यादा हुआ होगा सेकंड वाले फ्रैक्शन में तो सेकंड वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाता। इज़न्ट इट सो? क्या मैंने उल्टा बोला था क्या पहले? आई डोंट नो, बट अगर उल्टा बोला था तो गलत बोला था, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा ज़्यादा तेजी से तो वैल्यू हमारी छोटी होती जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे इंक्रीज आया है डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 30 का, 30 का इंक्रीज आया है, 30 का इंक्रीज आया है, न्यूमरेटर 15 का आया है और डिनोमिनेटर उससे 5 टाइम्स है, और तब भी इंक्रीज आया है सिर्फ छोटू सा 30 का। तो डेफिनेटली हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा पहले वाले से। और ये बात 6/31 और 7/33 में ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए दोनों केसेस में। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ विच बैटरी देयर वाज अ कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 1992 टू 1997। नाउ इस क्वेश्चन के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यूज को देखना है कहाँ पे लगातार डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे लगातार डिक्रीज हो रहा है। 4AH में तो एब्सोल्युटली नहीं हो रहा है, 75 से 90 इंक्रीज हो रहा है, और पूछा है 1992 से 97, तो डेफिनेटली यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 7AH में 144, 126, 114, 90, 75, 60 कंसिस्टेंट डिक्रीज है, और पूछा है 1997 तक, तो लास्ट ईयर को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो क्लियरली 7AH हमारा आंसर हो जाएगा। आगे की वैल्यूज देखोगे 114, 102, 75, 150 इंक्रीज आ रहा है, और
अच्छा इसको तो हाँ ठीक है, 35Ah में क्या आ रहा है, 102, 84, 105, अगेन इंक्रीज आ रहा है, तो ये तो आंसर अपने नहीं हो सकते, ऑप्शन बी ही आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the approximate percentage change in the sales of 55Ah batteries in 1998 compared to 1992? 1992 की वैल्यू क्या है 55Ah की, दैट इज 108, और 1998 की वैल्यू है 145। तो 108 से इंक्रीज होके 145 तक आ गई है वैल्यू, 108 से इंक्रीज होके 145 तक वैल्यू आ गई है। चेंज कितना आया है, अगर 108 से हुई है 145 तो चेंज आया है 37, और परसेंटेज चेंज पूछा है, तो दैट विल बी 37 डिवाइडेड बाई 108 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3, है कि नहीं? बट ऑप्शंस भी देखो कितना क्लोज दिया है, 28, 31, 33, 34। आप कैसे करोगे, देखो 108 का, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 1/3 है, ये हमें पता है 108 ऑलरेडी एक नंबर ऐसा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 108 का 1/3 कितना होगा, 36 होगा। 1/3 कितना होगा, 36 होगा। तो यानी कि 36 अगर होता न्यूमरेटर में, यानी 36 बाई 108 होता, तब तो वैल्यू हमारी होती 33.33%, और ये वैल्यू हमारी 37 बाई 108 है, यानी कि स्लाइटली अप्रॉक्सीमेटली 1% से थोड़ा सा छोटा वैल्यू ज़्यादा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास, यानी 34.1, 34.2%, 34.2% के आसपास की वैल्यू होगी। तो क्लियरली ये आंसर हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, 34%। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, यही अगर 35 होता तो हमें क्लियरली पता होता कि थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ गई, 33% के आसपास आएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो हम 36 से इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा थी, तो इसलिए उस क्वेश्चन पे आप वापस से चलते हैं और देखते हैं कि एडिशन हम कैसे करेंगे कभी भी ऐसे केस में। ठीक है, कैसे हमें एडिशन करना चाहिए। बेस्ट अप्रोच ये होगा कि तुम एडिशन कर पाओ, यानी कि जब तुम वैल्यूज़ को ऐड करो, या तो ऐसा करो कि सारी यूनिट डिजिट को अलग से ऐड करो और सारे टेंस डिजिट को अलग से ऐड करो, या फिर साथ में ऐड करते चलो, साथ में ऐड करते चलो। बेटर ये होगा कि साथ में ऐड करते चलो तुम, लेकिन उसमें तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, उसमें तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट तुम उस चीज़ में कंफर्टेबल हो पाओ। ठीक है, तो तुम जिस तरीके में कंफर्टेबल हो वो तरीका भी अप्लाई करना, या किया ही होगा अगर तुमने पहले प्रैक्टिस किया है तो, और साथ में अभी ये तरीका भी सीखते चलो, तो ताकि इसको भी तुम प्रैक्टिस कर लो। ये ज़्यादा बेटर है, बिना लिखे करोगे और सारी चीज़ों को साथ में कैलकुलेट करोगे तो धीरे धीरे मेंटली तुम्हारा जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होता जाएगा। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, पहले 4AH को ऐड करते हैं। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि मुझे लग रहा है कि फर्स्ट जो आंसर आएगा अपने वो 32AH आना चाहिए, 55AH आना चाहिए। ठीक है, तो जो आंसर आने का चांसेस ज़्यादा है, कोशिश हमें ये करना चाहिए पहले हम उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो एक बार चलो इसको ही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 32AH को ही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 114 में 102 ऐड करना है, तो अब देखो ऐड करने के दो तरीके हैं। जब भी 102 ऐड कर लो तो 114 में या तो पहले 100 ऐड कर लो, यानी या तो पहले 100 ऐड कर लो फिर 2 ऐड करो, और या फिर मेंटली करेंगे, लेकिन स्टेप मेंटली भी तो करने पड़ेंगे ना, या फिर पहले 2 ऐड कर लो फिर 100 ऐड करो। पूरा साथ में ऐड नहीं करना है, पूरा साथ में ऐड नहीं करना है। अगर 114 में पहले 100 ऐड कर लिया आ जाएगा 214, फिर 214 में ऐड करोगे 2 आ जाएगा 216, या फिर पहले 114 में 2 ऐड कर लो 116 प्लस 100 216। ठीक है, सो 114 प्लस 2 116 प्लस 100 216, 216 प्लस 75 करना है, तो 216 प्लस 5 221 प्लस 70 291, और 291 प्लस 100 391 प्लस 50 441, 441 प्लस 5 446 प्लस 100 546 प्लस 30 576, 576 प्लस 5 581 प्लस 100 681 प्लस 60 741, 741, और 741 प्लस 60 801 प्लस 100 901। वैल्यू आ रही है 901। टोटल ईयर्स हमारे कितने हैं, 7 ईयर्स हैं, तो ऑलरेडी वैल्यू हमारी हाई आ रही है। एवरेज हमारा 140 के आसपास आ रहा है, इजंट इट सो? थिंक अबाउट इट। अगर 7 ईयर्स में 901 आ रहा है तो एवरेज कितना आया, अप्रॉक्सीमेटली 130 129 के आसपास की वैल्यू आई है एवरेज की। और अगर एवरेज 129 आया तो क्या 4AH को जोड़ने की जरूरत है? जब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू भी हमारा 115 नहीं है तो ये कहाँ से कंपीट करेगा, कहाँ से कंपीट करेगा? तो 4AH तो पहले ही मैदान से दौड़ से बाहर हो गया। सिमिलरली 7AH को भी देखो कितनी छोटी छोटी वैल्यूज हैं, सिर्फ एक वैल्यू 144 है, बाकी सब वैल्यूज क्लियरली बहुत छोटी हैं, तो ये भी कैलकुलेट करने का, सम करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है हमको। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अब बच गया 35AH। जो मैंने बोला था कि 55AH मुझे लगता है सेकंड होगा, तो 35AH का भी कंपटीशन में ज़्यादा स्कोप बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता है बिकॉज तुम यहाँ पे भी देखो कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू भी 105 है, 105 है, तो एवरेज के अल्ले पल्ले भी नहीं है, अल्ले पल्ले भी नहीं है, इतना है ही नहीं इनके पास बैटरीज कि ये कंपीट कर पाए 32AH से, तो ये भी तो बाहर ही है।
नहीं करेंगे कैलकुलेट, ठीक है, नहीं जोड़ेंगे इनको, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि हमें अननेसेसरी अपने आप को अननेसेसरी वर्क में ओवरबर्डन नहीं करना है एग्जाम में, स्मार्ट अप्रोच के साथ में कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले उस वैल्यू को ऐड ऑन करो, उस वैल्यू को कैलकुलेट करो, जोड़ो, जो कि तुम्हें लगता है कि आंसर हो सकता है ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू से। क्लियर है? अब एक बार हम 55AH को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हालांकि इसको भी ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑप्शन में भी गिवन नहीं है, बस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि एक और एडिशन हम सीख लें। ठीक है, तो 108 प्लस 126 करना है, तो 126 प्लस 8 आएगा 134, और 134 प्लस 100 आएगा 234। अब 234 प्लस 35, 234 प्लस 35 आ गया 269 प्लस 100 369, 369 प्लस 5 आ गया 374 प्लस 74 34, एक सेकेंड 374, ठीक है, क्या अगर 369 तक हो गया था, 369 प्लस 5 374 प्लस 74 44 444 होगा, और 444 प्लस 90 आ जाएगा 534, और 534 प्लस 120 आ जाएगा 654, और 654 प्लस 45 699 प्लस 100 799। तो वैल्यू हमारी आ गई 799। क्लियरली 100 से भी ज़्यादा छोटी वैल्यू है, ठीक है, बट सेकंड हाईएस्ट यही वैल्यू होगी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेट तो अपना कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया था ना। हाँ, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। The bar graph shows the percentage distribution of total expenditure of a company under various expense heads during 2013. 2013 में हमें बार ग्राफ शो कर रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल जो सम आएगा इन सारे की सारी वैल्यूज का वो कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। अगर हमें सारे के सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो टोटल सम तो 100 आना चाहिए। इजंट इट लॉजिकल? क्या ये बात क्लियर है? अब वैल्यूज क्या है परसेंटेज स्पेंड की? इंफ्रास्ट्रक्चर में है 20%, ट्रांसपोर्ट में है 12.5%, एडवर्टाइजमेंट में 15%, टैक्सेस में 10%, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5%, सैलरी में 20%, इंटरेस्ट ऑन लोन्स में 17.5%। तो क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो सारी की सारी वैल्यूज है ये एज सच हमारा 2.5 का मल्टीपल है? ये चीज़ हमें बहुत हैंडी आ सकती है बाद में। ये सारी की सारी जो वैल्यूज है हमें ये 2.5 का मल्टीपल है, और 2.5% क्या होता है? दैट इज 1/40, 1/40। ठीक है, एक एस्टिमेशन के लिए इस चीज को दिमाग में रखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स ट्रांसपोर्ट से कितना परसेंट ज्यादा है? ट्रांसपोर्ट में है 12.5 और इंटरेस्ट ऑन लोन्स में है 17.5, 17.5 यानी कि 5% ज्यादा है, 5% ज्यादा है। इजंट इट सो? ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ लोन्स इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे परसेंटेजेस का कंपैरिजन करने को नहीं पूछा है ऐसा क्वेश्चन ने। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि एक्सपेंडिचर कितना, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन्स में जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट से कितने परसेंट ज्यादा होगा। तो इफेक्टिवली हमें यहाँ पे 5% आंसर नहीं कर देना है, 5% आंसर नहीं होगा यहाँ पे। 17.5% एक्सपेंडिचर जो हो रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन्स में, या एब्सोल्यूट वैल्यू में जब हम निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू तो यहाँ पे कहीं पे गिवन नहीं है हमको, बट जो भी रहेगा लेटेस्ट से, तो 17.5% ऑफ एक्स है इंटरेस्ट ऑन लोन्स में, और ट्रांसपोर्ट में है 12.5% ऑफ एक्स। तो लेटेस्ट से कि एक्स हमारा 100 है, अगर 100 मान लें, ठीक है, एक्स को हमने 100 मान लिया तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि पहली वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी 17.5 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी 12.5, यानी कि 12.5 से पहली वाली वैल्यू 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। हम बेसिकली परसेंटेज में ही खेल रहे हैं, बस तुमको समझाने के लिए एक्स को 100 ले लिया है। ठीक है, बाकी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज परसेंटेज टर्म्स में हमें कंपेरिजन ही तो करना है। ठीक है, तो 5 ज़्यादा है, और बेस क्या है हमारा? बेस है 12.5। ठीक है, तो 5/12.5 विल बी अवर आंसर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 12.5 से 8 टाइम्स जाएगा, यानी 5 × 8 40% विल बी अवर आंसर। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑफ लोन्स इज 40% मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में परसेंटेज में डिफरेंस नहीं पूछा है हमसे, हमसे एक्चुअल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस पूछा है, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर परसेंटेज के थ्रू निकलेगा, बट परसेंटेज का डिफरेंस से नहीं निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 20 प्लस 12.5। ठीक है, 20 कितना हुआ? 2.5 × 8,
और 12.5 है 2.5 इंटू 5, तो टोटल कितना आ गया रेशियो, क्योंकि हमें चाहिए 8 + 5 = 13, और 13 आते हैं हमें पता है ऑप्शन सी आंसर है, पक्की बात है, पक्की बात है, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स हमारे, सारे के सारे मल्टीपल्स हमारे 2.5 के ही है, ठीक है, इसीलिए हम 2.5 का यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज तुम 20 और 12.5 को ऐड करते 32.5 आता, फिर सेकंड वैल्यू निकालते, फिर उसका रेशियो लेते, काटते पीटते, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे। सेकंड वैल्यू फिर भी निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है, टोटल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स। टैक्सेस पे है 10 यानी कि 2.5 इंटू 4, और इंटरेस्ट ऑन लोन्स है 2.5 इंटू 7 यानी कि 4 + 7 = 11, तो 13:11 विल बी आवर आंसर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज ₹2.10 crores, तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस क्या होगा। इफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज ₹2.10 crores यानी कि 210 lakhs, तो फिर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस क्या होगा। और एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर है कितना, दैट इज 15%, 15% यानी 15% की वैल्यू गिवन है हमें 210 lakhs, और डिफरेंस कितने किस में निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस। ट्रांसपोर्ट में 12.5%, टैक्सेस में है 10%, और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2.5%। 2.5% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी है, जो कि 1/6 होगा, 15% का 1/6 होगा, यानी कि 210 डिवाइडेड बाई 6, तो दैट विल बी इक्वल टू 35 lakhs। ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनीज, हाउ मेनी टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च डेवलपमेंट का कितना टाइम्स होगा टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर है क्या, परसेंटेज में 100% है, और रिसर्च और डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर है 5%, तो 5% को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो आएगा 100%, यानी कि 20 टाइम्स होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the interest on loans amounted to ₹2.45 crores, total amount of expenditure on advertisement, taxes and research and development कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स यानी कि 17.5% की वैल्यू हमें दी है कितना, 2.54 CR, 2.54 CR, 2.45 CR, ठीक है, और हमें पता है दिस इज 2.5 इंटू 7, क्योंकि फ्रैक्शन से डिवाइड करने के चक्कर में या बाकी कैलकुलेशन को मुश्किल करने के चक्कर में जब 2.5 को हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया है तो बस 7 से ही खेलते हैं, ठीक है। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू है 2.45 करोड़, 2.45 करोड़। हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एडवर्टाइजमेंट में कितना है 2.5 इंटू 6 यानी 6 यूनिट्स है, टैक्सेस में है 10 यानी 2.5 इंटू 4 यूनिट्स है, और रिसर्च डेवलपमेंट 2.5 इंटू 2 यानी कि 2 यूनिट्स है, तो 6 + 4 + 2 यानी कि 12 यूनिट्स की वैल्यू निकाली है। 7 यूनिट है 2.45 करोड़, और 12 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट कितना होगा, 7 से काटोगे तो 7 3 = 21, 35 बचा 0.35 करोड़ यानी 35 lakhs, 35 lakhs, तो 12 यूनिट हो जाएगा 12 इंटू 35 यानी कि 420 lakhs, 4.2 CR। ऑप्शन सी। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो सेकंड सेट भी हमारा डन हो गया। अब आता है मोस्ट चैलेंजिंग सेट, ठीक है। आई बिलीव इस सेट को खुद से प्रैक्टिस किया होगा इसके बाद वाले को, अगर नहीं किया है तो हर एक क्वेश्चन में पहले खुद से सॉल्व करते चलना। तो द सेट इज सेइंग अ स्कूल हैज 4 sections A, B, C and D of class 11 students. Results of half yearly and annual examinations are shown in the diagram below. रिजल्ट में हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है हर एक सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और फिर गिवन है स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द एग्जामिनेशंस, जो हाफ ईयरली और एनुअल दोनों में फेल हुए हैं उनका डेटा गिवन है फॉर एवरी सेक्शन। देन स्टूडेंट्स फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल का डेटा इज ऑल्सो गिवन फॉर एवरी सेक्शन। Then data for students passed in half yearly but failed in annual examination is also given for every section. And lastly, the data for all the students who have passed in both the examinations for each section is also given. तो ये सारा का सारा डेटा हमें टोटल 16 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और अब उसके एनालिसिस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फिर आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम पास परसेंटेज इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एग्जामिनेशंस। ओके, नेक्स्ट कह रहा है विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम फेलियर रेट। तो इन क्वेश्चंस को बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, यानी इजी कैलकुलेशन, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही हम परसेंटेज और बाकी चीज़ें निकाल पाएंगे, तो कैलकुलेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। आगे के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, पहले हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लो, सेक्शन ए में वैल्यू कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट दोनों एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं वो सेपरेट है, वो अलग है। जो सिर्फ हाफ ईयरली में फेल हुआ है, एनुअल में पास हुआ है, वो अलग सेट है। जो सिर्फ एनुअल में पास हुआ है,
एनुअल में सॉरी फेल हुआ है और हाफ ईयरली में पास हुआ है, वो सेट अलग है, और लास्ट में जो दोनों एग्जामिनेशन में पास हुए वो सेट अलग है। ये चारों के चारों सेट बिल्कुल सेपरेट हैं एक दूसरे से, इसलिए हम डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं। इस बात को सबसे पहले चेक करना है हमेशा कि क्या चारों सेट अलग हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार जब तुमको ऐसा कोई डेटा गिवन हो टेबल में, तो उसमें कुछ सेट में मिक्सिंग हो, बीच में मैचअप हो। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी पीने वाले, चाय पीने वाले, कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वाले, कोई एक पसंद करने वाले, तो डिपेंड करता है डेटा किस टाइप से गिवन है। यहाँ पे ये चारों के चारों सेट एकदम सेपरेट हैं, तो स्ट्रेट अवे हम इनको प्रॉपर ऐड कर सकते हैं। 28 + 14 आ जाएगा 42, 42 + 6 आ जाएगा 48, 48 + 4 आ जाएगा 52, + 6 112, तो टोटल वैल्यू आ गई 112 और सेक्शन ए। सेक्शन बी में वैल्यू आ गई 23 + 12 आ जाएगा 35, 35 + 17 आ जाएगा 52, 52 और 55 आ जाएगा 107, 17 + 8 25, 25 + 9 34, 34 + 6 is 40, + 40 80, और लास्ट में 27 + 13 40, + 15 55, + 6 61, + 70 131, टोटल नंबर आ गया 131। ओके, टोटल सम कितना आया सारे के सारे सेक्शंस का? 112 + 107, यानी कि 119 + 100, 219 + 80, 299 + 1, 300 + 130, यानी कि 430 इज द टोटल नंबर। दिस इज टोटल नंबर, आंसर 430 है, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम पास परसेंटेज इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशंस? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि इस लाइन को थोड़ा प्रॉपरली लिखना चाहिए था, बट इस बात का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पास परसेंटेज चाहिए कि कम से कम एक में तो पास हुआ हो, एटलीस्ट वन ऑफ द टू। ठीक है, यानी कि पास कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि या तो सिर्फ हाफ ईयरली में पास हो गया होगा तो चलेगा। ठीक है, बेसिकली कौन कौन सा वैल्यूज अलाउड है? अगर हाफ ईयरली में पास है, एनुअल में फेल है तो भी चलेगा, एनुअल में पास है, हाफ ईयरली में फेल है तो भी चलेगा, और हाफ ईयरली में पास है और एनुअल में पास है तो भी चलेगा। तो ये 3 सेट्स हमारे चलेंगे। वो नहीं चलेगा जबकि दोनों में फेल हो गया है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू में पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें लास्ट की जो 3 वैल्यूज है उनको ऐड करना है, बस ऊपर वाली वैल्यू को नहीं देखना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 14 + 6 20 आ गया, 20 + 64 इज 84, 84 है, पास किए हैं कितने में से? 112 में से, फर्स्ट में आ गया 84 डिवाइड बाई 112। क्लियर? सेकंड वैल्यू आ रहा है, एक सेकंड, एक बार पूरा ये खाली कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, तो ये वैल्यू आ गई 84, 84 डिवाइड बाई 112। सेकंड में टोटल आया था 107, पहले टोटल लिख लेते हैं, 107, 80 और 131, और 12 + 17 29, + 5 34, + 50 84, एक सेकंड, सेम आ रहा है क्या? 29 + 5 34 84, हाँ तो सेम ही आ रहा है। तो अगर 84 हमारा यहाँ पे भी है और 84 हमारा सेक्शन ए में भी है, लेकिन सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो परसेंटेज कहाँ पे ज़्यादा होगा? परसेंटेज कहाँ पे ज़्यादा होगा? क्लियरली परसेंटेज हमारा ज़्यादा होगा सेक्शन बी में, इजंट इट सो? परसेंटेज सेक्शन बी में ज़्यादा होगा क्योंकि बेस वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो सेक्शन ए तो पहले ही बाहर हो गया क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम पास परसेंटेज। ओके, सेक्शन सी में बात करते हैं, तो वैल्यू आ रहा है 8 + 9 + 46, 9 + 8 हो गया 17, + 6 23, + 40 63 हो गया। यहाँ पे हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो रहा है। 107 का 84 इज अप्रॉक्सीमेटली 80%, 80% के आसपास की वैल्यू, और 63 भी 80% के आसपास है क्योंकि 80% होगा 64। क्लियर? लास्ट वैल्यू सेक्शन डी के लिए 13 + 15 28, 28 + 6 34, + 70 इज 104। अगेन 13 8 ज़ा 104, 13 × 8 इज 104, तो ये भी वैल्यू 80% के आसपास आ रही है, यानी कि यहाँ पे क्लोज कंपटीशन है सेक्शन बी, सी और डी में, ये तो बाहर हो गया, यानी कि इन 3 फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है। 84 / 107, देन 63 / 80, लास्ट में आ रहा है 104 / 131। ठीक है, अब या तो ये करो यहाँ पे कि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे के सारे फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करो, एक तरीका वो है। ठीक है, कि चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो, एस्टिमेट करो। ठीक है, और फिर हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। बट क्या उससे बेटर कोई तरीका हो सकता है? क्या हम और कुछ समझ सकते हैं? ठीक है, तो 80 का 80% कितना है? 80% वैल्यू कितनी होगी? 64। 107 का 80% कितना है? 100 का तो 80 है, 7 का 80% होगा 5.6, यानी कि 85.6।
और 131 का 80% कितना है? 130 का है 104, यानी कि 1 का 80% है 0.8, तो 104.8। ठीक है, तो सबका हमने 80% तो निकाल लिया, 80% तो निकाल लिया। अब लेकिन अभी भी हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं चल रहा है, बट इतना समझ में आ रहा है कि 80% से ये वैल्यू कितना है, 63/80 कितना कम है? ये है 1/80 कम है 80% से। और 104/131 में 0.8/131 कम है, और 85.6 में 1.6/107 कम है। Isn't it so? जो वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी वो सबसे छोटी होगी, जो सबसे ज्यादा कम वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, जो सबसे कम होगी 80% से जितना ज्यादा क्लोज होगी उतना ज्यादा मैक्सिमम होगी। सारी वैल्यूज 80% से छोटी हैं, बट सबसे कम कौन सी वैल्यू है? सबसे कम हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं लास्ट वाली वैल्यू में, तो डेफिनेटली स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी आएगी लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। 0.8/131 है और 1/80, हाँ क्लियरली। ठीक है, तो लास्ट वाला वैल्यू हमारा सबसे छोटा, हम सबसे कम सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें, सबसे छोटी वैल्यू सेक्शन डी में आएगी। सेक्शन डी हैज़ द मैक्सिमम पास परसेंटेज, ऑप्शन डी आंसर आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अदरवाइज हम कैसे कंपैरिजन करते? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 80 को 84 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर लिखते, 104 को 63 से मल्टीप्लाई करते 107 को, बट यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाती, तो वहाँ भी अच्छा खासा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता, इसलिए वो नहीं किया। ठीक है, इसलिए वो नहीं किया, अदरवाइज करना पड़ता तो फिर करना पड़ता, करते फिर क्या ऑप्शन था? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बट ऐसे कैलकुलेशन को हम लास्ट के लिए छोड़ते हैं कि अगर हमें दिख रहा है एक बार कि इतना कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा तो उस कैलकुलेशन को फिर हम लास्ट के लिए छोड़ते, फिर अभी नहीं करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन? मैक्सिमम फेलियर रेट कहाँ पे? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। अगेन हमें सारे परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, 112, 107, यानी एग्जाम में अगर ये सेट आ जाए तो इस सेट को तो छोड़ना पड़ जाएगा, या बिल्कुल लास्ट में अगर कर पाओ तो करने का सोचना पड़ेगा, पहले तो बिल्कुल नहीं कर सकते बिकॉज हाईली कैलकुलेटिव सेट है और आ चुका है, 2021 में यही सेट आया था। ठीक है, 80, 131 क्लियर। तो अब इसके बाद हमें चाहिए मैक्सिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, यानी हाफ ईयरली में कितने लोग फेल हुए हैं और कहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज आएगा। हाफ ईयरली में फेल हुए हैं ये बच्चा लोग, पहली रो वाले और सेकेंड रो वाले स्टूडेंट्स फेल्ड इन हाफ ईयरली, यानी कि 28 + 14 = 42, 23 + 12 = 35, 17 + 8 = 25 और 27 + 13 = 40। दिस इज 40, वैल्यूज आ गई हमारी 42/112, 35/107, 25/80 एंड 40/131। अब 40/131 रफली आ रहा है कितना? 13 3 39, यानी 30% के आसपास है, 30% से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। 25/80 भी 30% से थोड़ा सा बड़ा है। 35/107 ये हमारा 30% से काफ़ी बड़ा है, क्या 30% से सफिशिएंटली बड़ा है? इज़न्ट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये रफली हमारा कितना होगा? दिस विल बी 31-32%। ठीक है, तो ये भी, और लास्ट में जो वैल्यू आ रहा है जो हम सबसे लास्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज 112 और 42 आ रहा है, 42 आ रहा है, इसमें अच्छा खासा रेफरेंस है, ये 35% के आसपास की वैल्यू है, 35-36% के आसपास की वैल्यू है। ठीक है, तो दिस इज रफली 36-37%। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं शायद, हाँ 14 से कट रहा है सीधे सीधे, ऊपर 3 आ रहा है, नीचे आ रहा है 8, तो 3/8 यानी 37.5% है, और क्लियरली हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेक्शन ए में मैक्सिमम फेलियर रेट है इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे लिए रिलेटिवली आसान था। Next question, if the number of students passing an examination be considered as a criteria for comparison of difficulty level of the two examinations, which of the following statement is true in this context? If the number of students passing an examination be considered as a criteria for comparison of difficulty level of the two examinations, which of the following statements is true in this context? Options क्या given है? Option A, half yearly examinations were more difficult. Option B, annual examinations were more difficult. Option C, both the examinations had almost the same difficulty level. And option D, the two examinations cannot be compared in difficulty. ठीक है, क्राइटेरिया क्या गिवन है? क्योंकि हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्राइटेरिया गिवन है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग एन एग्जामिनेशन इज द क्राइटेरिया। ठीक है, सेक्शंस में बात नहीं कर रहा है, ओवरऑल बात कर रहा है, यानी कि ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स ने पास किया है। ठीक है, ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स पास किए हैं इस एग्जामिनेशन को,
और उसके हिसाब से हम किसी एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट या फिर ईजी मानेंगे। और पास किए का कैलकुलेट कर लो या फेल हुए का कैलकुलेट कर लो, दोनों के केसेस में हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो या तो पास हुए बच्चे देख लो, ऐड कर लो, ठीक है, या फिर फेल हुए बच्चे ऐड कर लो। ओके, दोनों में से किसी भी तरीके से काम चल जाएगा, हमें मिल जाएगा वैल्यू। चलो, पास हुए लोगों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पता है कि कौन कौन पास हुए हैं। ये जो बच्चे आ रहे हैं लास्ट रो में, देव पास्ड बोथ द एग्जामिनेशंस, इजंट इट सो? इन द सेकेंड रो जो बच्चा लोग आ रहे हैं, ये पास किए हैं एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल में ये पास है, और थर्ड रो वाले हाफ ईयरली में पास है, और ये एनुअल प्लस हाफ ईयरली दोनों में पास है। ठीक है, तो अगर जिस भी केस में कम बच्चे पास हुए होंगे वो हमारा ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होगा। ठीक है, और हमको पता है कि लास्ट वाला रो तो दोनों ही केसेस में ऐड होने वाला है। ध्यान से इस बात को समझो, ध्यान से सुनो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि लास्ट वाला रो दोनों ही केसेस में ऐड होने वाला है, इजंट इट सो? तो लास्ट वाले रो से हमारे टोटल पास पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हाफ ईयरली में भी आएगा और वो एनुअल में भी आएगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि एनुअल में एक्स्ट्रा कितने पास हुए हैं, लास्ट रो से एक्स्ट्रा कितने पास हुए हैं, तो वो वैल्यू हमारा सेकंड वाली रो में है, और हाफ ईयरली में एक्स्ट्रा कितने पास हुए वो हमारा थर्ड रो में है। इन दोनों रो में से, सेकंड और थर्ड रो में से जिस रो के बच्चे ज्यादा होंगे वो एग्जाम, जिस रो में बच्चे ज्यादा होंगे पास होने वाले, उस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कम होगा, उस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कम होगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे वहां पास कर गए। बस टोटल, बाकी तो टोटल के लिए तुमको थर्ड वाला लास्ट वाला रो ऐड करना है, उसको ऐड करने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो बस इतना कर लेते हैं। 14 + 12 इज 26, 26 + 8 इज 34, 34 + 13 इज 47। यानी कि 47 ऐसे बच्चे हैं जो कि एनुअल में पास किए हैं और हाफ ईयरली में फेल किए हैं। और थर्ड रो में आ रहा है 6 + 17, 23 + 9, 32 + 15, दिस इज ऑल्सो 47। यानी कि 47 ऐसे बच्चे हैं जो हाफ ईयरली में पास किए हैं और एनुअल में फेल किए हैं, यानी कि ये दोनों ही वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो टोटल हमारा पास जो बच्चा है वो दोनों ही एग्जामिनेशंस में एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, एक बच्चे का भी फर्क नहीं है। और अगर एक बच्चे का भी फर्क नहीं है तो डिफिकल्टी लेवल इज एग्जैक्टली सेम। क्योंकि क्राइटेरिया हमको गिवन था, इसलिए हम ऑप्शन डी आंसर नहीं करेंगे। अगर क्राइटेरिया गिवन नहीं होता तब फिर ऑप्शन डी आंसर कर सकते थे, कि हमें पता ही नहीं है कैसे कंपेयर करें। बट साफ साफ ये डेफिनेशन हमको गिवन है कि हमें कैसे पता करना है, तो हमें पता तो चल गए हो। अब पता चल गए हो है तो ऑप्शन सी को आंसर मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको सीखना है हमें, और तभी तो डीआई सीखेंगे अच्छे से। क्लियर है? ओके, अब लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम सक्सेस रेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन? अब हाफ ईयरली बात तो पूछ चुके हैं, अब एनुअल के लिए पूछ रहे हैं, एनुअल में मैक्सिमम सक्सेस रेट कौन से सेक्शन का रहा? नंबर्स हैं, फिर से एक बार लिखते हैं, 112, 107, 80 एंड 131। अब तो वैल्यू ज़्यादा हो गई। ठीक है, और मैक्सिमम सक्सेस रेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन पूछा है, यानी एनुअल में पास करने वाले कौन कौन सी रो में है? सेकेंड रो में और फोर्थ रो में। यानी कि पहले हमने यही तो नहीं कर दिया था कहीं गलती से? क्या पूछा था? मैक्सिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली, हाँ, तो तब भी सेकेंड रो और क्या कर दिए थे हम? हाँ ठीक है, फेलियर रेट पूछा था ना, तो दोनों में ही देखेंगे ना, फेलियर रेट, फेल्ड इन हाफ ईयरली एंड फेल्ड बोथ। ठीक है, सही किया था। हाँ, तो अब यहाँ पे हमें करना है मैक्सिमम सक्सेस रेट इन एनुअल, यानी एनुअल में पास करने वाले, तो सेकंड और फोर्थ रो को, यानी कि 14 + 64 78, 12 + 55 दैट इज 67, 8 + 46 दैट इज 54, एंड लास्ट में 76 + 13 दैट इज 89। और अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें पता लगानी, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? ठीक है, चार फ्रैक्शन है हमारे, 78/112, 67/107, 54/80 और लास्ट में 89/131। 89/131, 13 7 91, यानी कि 70% से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है। 54/80, 8 7 56, तो ये भी 70% से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है। 67/107, दिस इज ऑल्सो लेस देन 70%, बट ये वैल्यू हमारा अगर हम देखें तो ये दिस इज अराउंड 65% के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, और पहला वाला क्या है 112 और 78, तो दिस इज ऑल्सो क्लोज टू 70%। 112 का 70% क्या आएगा, क्योंकि बहुत क्लोज आ रहा है इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 70% क्या आएगा, 11 × 7 77, यानी 77 हो गया, और 2 × 7 कितना होगा, 1.4 आ जाएगा। 70% 1.4 आ जाएगा, यानी कि 77 + 1.4 78.4 इज 70%।
ठीक है, यहां पे था 56, काफी डिफरेंस है, काफी छोटा है, और यहां पे 131 में आएगा 91.7, अगेन 2.7 का डिफरेंस है, यहां पे 2 का डिफरेंस है, और यहां पे डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ 0.4 का, सिर्फ और सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, यानी कि 70% के बहुत क्लोज वैल्यू है। और 107 में 70% कितना आएगा, यहाँ भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि 100 का ही 70% 70 होता है, 7 का हुआ 4.9, 74.9, ये वैल्यू तो 65% 66% के आसपास है। तो क्लियरली हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, जहां पे डिफरेंस सबसे कम आ रहा है 70% से, 0.4 का, यानी कि क्लियरली 78/112, 78/112 सबसे ज्यादा मैक्सिमम सक्सेस रेट होगा हमारा सेक्शन ए में, सेक्शन ए में। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या इन क्वेश्चंस को डाइजेस्ट कर पाए सारे बच्चे, सब लोग डाइजेस्ट कर पाए हो, समझ में आया है? ठीक है, तो दीज आर ऑल द सेट्स फ्रॉम CUET एग्जामिनेशन 2021। आई बिलीव सेशन तुमको पसंद आया होगा, पसंद आने का मतलब ये हुआ कि समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी पसंद तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं आया होगा, इतना हौच पौच कैलकुलेशन था, इतना मुश्किल कैलकुलेशन था कई जगह पे, तो कई जगह पे हमारे लिए कंपैरिजन डिफिकल्ट रहा होगा, बट आई बिलीव कि दिस वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और एग्जाम में अगर ऐसा सेट आता है, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ आई जाने वाला है, तो तुमको ये सब अप्रोचेस पता होने चाहिए। अगर अब तक नहीं देखा है तो एक बार फ्रैक्शन कंपेरिजन वाला वीडियो एक बार देख लेना और चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अगर इस सेट को भी एक बार फिर से अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, अगर अब तक सॉल्व नहीं किया है तो, ठीक है, ताकि तुम इन चीज़ों को खुद से समझ पाओ। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, एंड साथ में अगर अब तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो जरूर कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।